तो क्या समाजवादी पार्टी ने 2027 की तैयारी कर दी? देखिए, पूरी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में सबसे बड़ी पार्टी है। और विकल्प अगर उत्तर प्रदेश में है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी, ये जनता समझ चुकी है। और कई महीने से रेगुलर तैयारी चल रही है। अगर आप हमारी विधानसभा सहित कई अलग अलग जगह देखेंगे तो बहुत हम लोग एक दिन में 12 से 14 घंटे रेगुलरली घूम रहे हैं, जनता के बीच में हैं। 2027 का स्पष्ट माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता और सरधना के समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। अतुल प्रधान जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सुबह सुबह समय निकाल के हमारे यहाँ तक आए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने पिछले 2 दशक अपनी पत्रकारिता की और हमारी यूनिवर्सिटी में सीनियर होने के नाते भी आप मेरे पास तक आए, हम लोग आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद समय देने के लिए हमें। ये इंटरव्यू किसी औपचारिक परिचय का मोहताज नहीं है। हम सीधे सवालों पर आते हैं और राजनीतिक बात करेंगे। हम अलग से एक इंटरव्यू अतुल प्रधान जी की जो अपनी पर्सनल लाइफ की जर्नी है उस पर एक अलग से इंटरव्यू करेंगे, वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम कुछ राजनीतिक मसलों पर बातचीत करेंगे जो इस समय बहुत सुर्खियों में हैं। प्रधान जी, आप अभी महापंचायत में गए मुजफ्फरनगर, टिकैत साहब की पगड़ी उछली, भीड़ इकट्ठा हुई, सेंटिमेंट्स थे और आप मंच पे मौजूद थे। आपके साथ बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता थे। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं ये देखता हूँ कि नफरत की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए नफरत धकेल रही है, लोगों में नफरत पढ़ा रही है, नफरत सिखा रही है, जिसके कारण अलग अलग जगह पर ऐसा हो रहा है। आप अगर उदाहरण के रूप में बताऊं, अभी मेरठ में ये लोग पुतला जला रहे थे, कुछ ऐसे संगठनों के लोग जो अपने आप को तथाकथित किसी धर्म के रक्षक बताते हैं। तो पुतला जलाते समय जब पुलिस वहाँ पर आई तो पुलिस ने जब उनसे वार्ता करने की कोशिश की तो पुलिस से अभद्रता की, अभद्रता नहीं कि बल्कि एक दरोगा की जो एसआई थे उनकी टोपी तक उछाल दी और उनको अपशब्द बोले। और ये घटनाएं आपको पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह इन लोगों की तरफ से मिल जाएंगी। होता क्या है कि जैसे जो आम आदमी है, आम आदमी के बीच में आप अगर काम के लिए अपना नहीं बता पा रहे, अपनी कुछ जिम्मेदारियों को निर्वाह नहीं कर पा रहे, तो लोगों में हिंदू मुसलमान जाति धर्म का भेद करा दीजिए तो आपको ये आसानी से हो जाता है। तो जो मुजफ्फरनगर की जो घटना है, मुजफ्फरनगर की घटना में पूरे मुजफ्फरनगर के लोगों के द्वारा एक जन आक्रोश रैली बुलाई गई, जिसमें जो हमारे कश्मीर में घटना हुई है पहलगाम में, उस घटना के विरोध में, उसमें कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई पार्टी का भेद नहीं था, हर कोई वहाँ पे जा सकता था। तो वहाँ पर जिस तरीके से किसानों की बड़ी आवाज़ है किसान यूनियन, और ख़ास तौर से महात्मा टिकैत जी के जाने के बाद उनके बेटे चाहे नरेश टिकैत जी हों, राकेश टिकैत जी, उनकी पूरी यूनियन समय समय पे किसानों की लड़ाई लड़ी। जब वो वहाँ पर पहुँचे, जो उनके साथ व्यवहार हुआ, और उस व्यवहार में कई लोग बोल रहे हैं वहाँ पर पगड़ी किसी के हाथ से गिर गई। अरे भाई, ऐसा मौका ही क्यों आया? जब आप वहाँ पर गुंडई और बदतमीजी कर रहे थे तब वो वाक्य घटा है। तो हम लोग उसका निश्चित रूप से भर्त्सना करते हैं। और जो ये पूरा का पूरा वाक्य हुआ है, ये उन्हीं शरारती और गुंडे तत्वों के द्वारा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि जब वहाँ महापंचायत हुई तो महापंचायत तो कॉल की थी टिकैत बंधुओं ने, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसको हाईजैक कर लिया। देखिए, हाईजैक वाला शब्द बहुत खराब है। हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। गन्ने के किसान बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर हैं, और भी किसान हमारे यहाँ पर हैं। समय समय पर किसान यूनियन ने किसानों के लिए काम किया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है जब उनके ऊपर कोई विपत्ति परेशानी आए तो हमें उनके साथ खड़े नजर आना चाहिए। ना केवल हम, बल्कि माननीय अखिलेश यादव जी ने भी राकेश टिकैत जी से फ़ोन पर वार्ता करके उनका कुशल क्षेम पूछा। अब नहीं पूछा, इससे पहले पूछा है। आप ध्यान करिए, बसपा बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट थी और बाबा टिकैत जी को पकड़ने के लिए पुलिस लगा दी गई थी, तो हमारी पार्टी का तब भी समर्थन था। और हमारी पार्टी किसानों की, मजदूरों की पार्टी है। तो हमारा, जहाँ मेरी विधानसभा है,
मुजफ्फरनगर से सटी विधानसभा है, निश्चित रूप से लाजमी है बात कि हमारे उनसे रिश्ते होंगे, हमारे उनसे रिश्ते हैं, कोई इसमें झुटलाई नहीं जा सकती बात। मैं पिछले दिनों धरने पर बैठा था, आपको ध्यान होगा, और जब मैं यहाँ पर जो ये प्राइवेट अस्पताल है इनकी लूट के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहा था, टिकैत साहब ने तो टिकैत साहब यहाँ पर आकर व्यक्तिगत रूप से मेरा समर्थन करके गए थे। और ऐसी कई वाक्य ऐसे हुए हैं, जब वहाँ पर जरूरत पड़ी तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, और जब हम पर मुसीबत दिक्कत किसी पर लोगों पर आई तो वो हमारे साथ जुड़े रहे। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो होते ही हैं, उनका असर होता है। तो क्या 2027 के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा इस पूरी घटना का? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि जब गलतियां इंसान करता है तो रेगुलरली छोटी गलती करता है, फिर बड़ी गलती करता है, फिर उससे बड़ी गलती करता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो घमंड से चूर हैं, भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए हैं। मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आप हमारे सीनियर रहे हैं, आपने भी उस चीज़ को नज़दीक से देखा, इतने दिन तक लंबा पत्रकारिता का आपका अनुभव है। मैंने ये देखा कि जो इस समय के लोग हैं, अगर आप ठीक ढंग से जांच करवा लें तो 90% भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीनों में इन्वॉल्व पाएंगे। और जितने काम इस मेरठ और छोड़िए, पूरी वेस्ट यूपी छोड़िए, पूरे इस उत्तर प्रदेश में जितने काम गलत हो रहे हैं उनमें से 90 से 95% में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। जमीनों में इन्वॉल्व पाएंगे मतलब ये क्या कहानी है? ये यहाँ पर आप जमीन कहीं पर खरीद फरोख्त हो रही हो तो सारे भाजपा के नेता हैं उसमें। इस मेरठ में अवैध कॉलोनियों का, अवैध जमीन के धंधों का जो सबसे बड़े कारोबारी लोग हैं वो भाजपा के पदाधिकारी हैं, वो नेता हैं भाजपा के, विधायक, सांसद हैं, मंत्री हैं। आप इनको तसल्ली में जाकर, आप तो इसी मेरठ के रहने वाले लोग हैं, मैंने खुद विधानसभा में इस बात को उठाया, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मेरठ में आए थे समीक्षा मीटिंग, मैंने उसमें उठाया, मैंने याचिका एक समिति का मैं मेंबर हूँ, मैंने उसमें उठा रखा है, और मैंने ये कहा कि शहर हमारा बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। उस बढ़ने वाले, जैसे शहर बढ़ता है तो उसमें समस्याएं भी साथ साथ आती हैं। तो आप अगर ठीक ढंग से शहर को नहीं बसाएंगे तो मेरठ वाले लोग या जो आसपास के लोग मेरठ से गुजरते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी पड़ी है और वो किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस कारण से पूरे शहर का सत्यानाश वो लोग कर दे रहे हैं। यह न केवल मेरठ बल्कि आसपास में कहीं पर आप देखेंगे तो वो लोग इन्वॉल्व मिलेंगे। आपने कई बड़े मसलों को लेकर आंदोलन किए, फीस को लेकर के, हेल्थ वाले इशू को लेकर के, अभी क्या स्थिति है? देखिए, मैं ये देखता हूं कि जब तक सिस्टम वार नहीं करेगा, सिस्टम होता है सरकार के पास, जब तक सरकार उन पर वार नहीं करेगी तब तक उनके कागज को नहीं तोड़ा जा सकता। हम लोग क्या कर सकते हैं कि समय समय पर लोगों को जागरूक करते हैं, समय समय पर उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आपने सदन में देखा होगा, सड़क पे देखा होगा, सदन से सड़क तक और सड़क से सदन से सड़क तक हम लोग पब्लिक में भी और सदन में जाकर भी उन समस्याओं को उठा रहे हैं। लेकिन सरकार का रवैया जो है, सरकार निजीकरण की तरफ सब चीज को धकेलना चाहती है। वो पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों की निर्भरता को खत्म करके वो प्राइवेट की तरफ लेके जा रही है, ऐसे ही सरकारी स्कूलों को खत्म करके प्राइवेट स्कूलों की तरफ लेके जा रही है। और इनका एजेंडा, मुझे सदन में एक मंत्री ने खड़े होकर वहीं पर कहा कि हमारी तो नीति निजीकरण की तरफ जाने की है। तो आप बताइए, गरीब गुरबा लोग जो जिनके पास गांव से शहर तक आने के लिए पैसे नहीं है, वो व्यक्ति कैसे इलाज अपना करा लेगा, जिनके पास किराए का पैसा भी नहीं। अगर ये सरकारी संस्थाएं बंद हो जाएंगी तो गरीब, लाचार, बेबस, कमजोर लोगों के बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे? गरीब कमजोर लोग इलाज अपना कहाँ पर कराएंगे? तो सुधार करने की जरूरत है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन सरकार इसलिए नहीं सोचती क्योंकि उनके विषय अलग हैं, उनका विषय हिंदू मुसलमान का है और इसी चीज़ को, इसी एजेंडे को लेकर वो चलते रहते हैं। आप विधानसभा का जब सेशन चल रहा था तो आपने बहुत डिफरेंट अंदाज में कुछ सवाल उठाए। एक बार आप जंजीरों में जकड़े हुए गए, एक बार आप सफाई कर्मचारी के लिबास में गए, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उस दौरान आपके साथ एक घटना भी हुई चोरी की। ये आइडिया कहाँ से आता है कि इस तरह से इशू? देखिए, जैसे आप जमीन पर जो घूमते हैं, जब जमीन पर आप घूमते रहते हैं लोगों की भावनाएं पता चलती रहती हैं। अगर आप सिर्फ एसी के कमरों में बैठकर सोचें कि आपको ज़मीन की हकीकत पता लग जाएगी तो पता नहीं चल सकती। जब तक आप ज़मीन पर ना जाएं, सभी वर्ग के लोगों के बीच में ना घूमें और उनकी परेशानी दिक्कत से रूबरू ना हो, तब तक आपको पता नहीं चलता। मुझे सबसे ख़राब चीज़ ये लगी कि नेपाल जैसे देश में
खुद का एयरक्राफ्ट जाता है, कोई जंजीर नहीं, मतलब कोई हथकड़ी नहीं लगाई जाती। अमेरिका से इस तरह से डिपोर्ट किए जाते हैं। कोलंबिया बहुत छोटा सा देश है, वहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति अड़कर खड़े हो गए कि आप हमारे लोगों को इस तरीके से नहीं भेज सकते। उन्होंने अपना खुद का जहाज़ भेजा। हिंदुस्तान के जो इतनी बड़ी भूमिका में पूरे देश में है, उसके बावजूद भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो उनसे मिलके भी आए थे। उसके बाद भी एक जहाज़ आया हिंदुस्तान की धरती पर और हमारे लोगों को 40-40 घंटे महिलाओं बच्चों को हथकड़ी लगाकर रखा गया। इससे बुरी हालत क्या हो सकती है? तो मैंने उसी चीज़ को सोचकर और लोगों को में जो भावनाएं थी उस सोचकर मैं विधानसभा में गया और मेरे मन में ये बात थी कि मैं जाऊं। इसके अलावा आपने जिक्र किया सफाई कर्मचारियों का। आप देख लीजिए सफाई कर्मचारियों की हालत क्या है। आप किसी सफाई कर्मचारी घर पर जाइए, उनके बच्चों की हालत देखिए, उनके जीवन को जीने का स्तर उनका देखिए, किस तरह का जीवन वो लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। आप 10 से 12 हज़ार की सैलरी में शहर में रहकर कैसे जीवन यापन अपने परिवार के साथ कर सकते हैं? कोई अपनी बता दे इतनी महंगाई में। तो मैंने यही कहा कि एक तरफ तो आप पैर धुलने का काम करते हो सफाई कर्मचारियों के, एक तरफ कहते हो कि हम अपने बराबर में बैठा कर खाना खिला रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि ये काम सबसे महान है। तो जब सबसे अच्छा काम सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर इनको माना आपने, तो जो इनकी रिक्तियाँ उनकी रिक्तियाँ तो भर दो, और रिक्तियाँ कम से कम ना भरो तो संविदा बहाल कर दो, आउटसोर्सिंग तो हटा दो, तो कुछ तो उनको लाभ मिले। ये बात थी। एक मैं गन्ने भी लेकर गया था। मैं गन्ना लेकर इसलिए गया क्योंकि गन्ना हमारा मूल है, हम भी खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे परिवारों में खेती होती है। तो गन्ना मैं इसलिए लेकर गया कि आपने माननीय मंत्री जी का, लक्ष्मी नारायण जी का बयान देखा होगा कि हर साल थोड़ा ना रेट बढ़ाएंगे। जब हर साल हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है तो हर साल रेट क्यों ना बढ़े भाई गन्ने का। और गन्ना हमारा मूल है, जैसे मैंने पहले बोला, मूल इसलिए है हमारी विधानसभा और खास तौर से वेस्ट यूपी में करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गन्ने पे आश्रित है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। तो उसकी आवाज़ भी हम लोगों को उठानी चाहिए और समय समय पर जब जब मौका जनता देगी, क्योंकि जनता महान है, अगर वो चुनकर भेजती है तो हमारी जिम्मेदारी है कि जनता के विषयों को हम लोग उठाएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि आप समाज को और ख़ास तौर पे हिंदुओं को बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। और ये जो एक इशू चला है रामजी लाल सुमन वाला, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया राणा सांगा के ऊपर, और अब मेरठ में भी 11 तारीख को उनकी एक पीडीए पंचायत होने जा रही है। क्या आपको लगता है कि इससे समाज में कोई डिवीजन हो रहा है या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, मैं गोरखपुर का जिक्र करूंगा आपको, जो हमारे पार्टी के नेता भी हैं और बाबा जो इस समय महाराज जी गद्दी पर बैठे हुए हैं। धर्म से नफरत नहीं है मेरी, बस काम करने के तरीके से कोई व्यक्ति अपनी ताकत की वजह से, अपनी जात की वजह से, धर्म की वजह से किसी को प्रताड़ित करता है या किसी को सताता है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। ये जो जातीय जनगणना वाली बात है, राहुल गांधी इसको इशू बना रहे थे, पीडीए का फॉर्मूला आप लेके चले आपकी पार्टी, और अब खुद सत्ताधारी दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो जातीय जनगणना कराएंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कई बार किसी को ये लग सकता है कि भाई हमारी संख्या कम है तो हम लोग कहाँ रह जाएंगे। ये समय का बदलाव है। जब समय बदलता है, आप सोचिए कि कभी सोने की चिड़िया होता था भारत, तो विदेशी आक्रांताओं ने भी लूटा, उसके साथ साथ जो है आपके फिर अंग्रेजों ने लूटा, देश में संविधान लागू हुआ, लोगों को बराबरी पर रहने का हक मिलने की बात कही गई, लेकिन फिर भी नहीं मिला। तो जब नहीं मिला, जो लोग हजारों साल तक परेशानी दिक्कत में रहे, तो आज समय की बदलाव की आहट है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो लगातार जातीय जनगणना का विरोध करती थी, आज इन्हें यू टर्न क्यों लेना पड़ा? इन्हें यू टर्न इसलिए लेना पड़ा कि पूरे देश में अलग अलग जगह आवाज उठ रही है इस तो चीज कह रहे हैं हमने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, हम वोट ले लेंगे इस सेगमेंट का, पूरा हमारी तरफ आ जाएंगे ये लोग। जातीय जनगणना होना सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है ना। अभी पहले जातीय जनगणना होगी, उसके बाद में हक अधिकार की बात चलेगी, आप कितना न्याय उनको दे पाते हो जिनकी जनगणना होगी। अच्छा, हम लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, आपके चैनल में बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हम किसी जात से नफरत नहीं कर रहे। हमारा सबसे उठना बैठना, और समय समय पर जब किसी की बात आएगी तो हम हर जात वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ये, इसमें कोई ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि हम मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, भारत का सबसे बड़ा सूबा है, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। और माननीय अखिलेश यादव जी समय समय पर जो पीडीए की बात करते हैं,
उसी के कारण सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी परेशान है, दुखी है कि उनके पास इसकी कोई काट नहीं है, और वो इसलिए ये समझकर उन्होंने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया। हम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी जातीय जनगणना हो और लोगों को उनके हक अधिकार मिले। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पहलगाम वाला जो इशू था उसके बाद एक प्रेशर बिल्डअप हो गया था सरकार के ऊपर, उसको रिलीज करने के लिए तात्कालिक तौर पे फैसला लिया गया। भारतीय जनता पार्टी वाले क्या मंचों पर बोलें, क्या वो करेंगे, इनकी कथनी और करनी में बहुत धरती और आसमान का अंतर है। ये लोग हमेशा से षड्यंत्र और साजिश के लोग रहे हैं। इन्होंने हमेशा देश की आज़ादी के पहले से लेकर देश की आज़ादी के बाद तक हमेशा ये काम करने का काम किया है कि ये लोग हमेशा उनके पिट्ठू। अच्छा बताइए, उस समय की हालत देश की आज़ादी के समय क्या रही थी देश की? ये हमेशा पंडित नेहरू को दोषी ठहराते हैं। अरे अब आप सरकार में हो, रेगुलर सरकार में हो, 11-12 साल आपके रेगुलर सरकार के बीत गए, अब आप अपनी बात बताइए और काम करिए। आप रामजी लाल सुमन आएंगे 11 तारीख को, तो आप जाएंगे मंच पे होंगे? देखिए, अगर रामजी लाल सुमन जी आएंगे मेरठ में तो मैं 100% वहाँ पर रहूँगा। रही बात इस चीज़ की कि भाई कोई विरोध करता है, क्या करता है, ये शासन की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर यहाँ पर कोई आता है व्यक्ति, कोई नेता किसी दल पार्टी का, तो शासन प्रशासन उसकी सुरक्षा करे, देख रेख करे, फिर समाजवादी पार्टी के लोग भी वहाँ पर रहेंगे। 9 तारीख को महाराणा प्रताप की जयंती है। शहर में बहुत सारे कार्यक्रम लगे हैं। राजपूत महासभा के जिलाध्यक्ष ने डीएम से ये अपील की है कि रामजी लाल सुमन के कार्यक्रम को अनुमति न दी जाए, उस पर पुनर्विचार किया जाए। तो क्या परमिशन मिल गई कार्यक्रम की अभी या नहीं मिली? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इस बात की, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत बड़ा शहर है ये, और फिर महाराणा प्रताप जी पर अकेले होने का किसी का थोड़ा अधिकार है। महाराणा प्रताप जी सबके हैं, महाराणा प्रताप जी को सब लोग मानते हैं, और जो उनकी वीरता के किस्से कहानी हमने बचपन से किताबों में पढ़े। और ना केवल महाराणा प्रताप जी किसी एक वर्ग जो अपना मानता है उसके, बल्कि पूरे देश के नायक हैं। हम लोग उनका सम्मान करते हैं। समय समय पर हम लोग भी जगह जगह आयोजनों में जाते हैं। तो अगर उस दिन भी ऐसा होगा कि मान लीजिए कई आयोजनों में हम लोगों को भी जाना होगा, तो कहीं हम लोग इन्वाइट होंगे तो जाएंगे, नहीं तो हम अपना तरीके से आयोजन करेंगे अपना। क्या ये टाइमिंग जो है ये प्लानिंग के साथ कुछ रखी गई कि 9 तारीख को महाराणा प्रताप की जयंती और 10 को क्रांति दिवस मेरठ में, और रेगुलर रामजी लाल सुमन जी के अलग जिले जिले प्रोग्राम लग रहे हैं। हालांकि कल भी उनको रोका गया वहीं पर, और पिछले 5-7 दिन से लगातार जब वो प्रोग्राम में निकलने की कोशिश करते हैं तो आगरा में आगरा पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें रोक लेती है, हाउस अरेस्ट कर लेती है। कल भी उनको कई घंटे हाउस अरेस्ट करके रखा गया। और ये बिल्कुल एक सांसद का, बल्कि सांसद नहीं बल्कि एक आम आदमी के भी अधिकारों का हनन है। सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए। और मान लिया रामजी लाल सुमन जी ने एक वक्तव्य कोई सदन में अगर दिया तो उसके बाद आप उनके अधिकारों में कटौती नहीं कर सकते। जरूरी थोड़ा ना है कि मान लिया यहाँ पर प्रोग्राम में आए तो उस तरह की वो लोग बात करें, क्या पता क्या बात उन्हें करनी हो। मान लिया मैं किसी जगह गया, मैं मान लिया अभी पंचायत में होकर आया हूँ, तो पंचायत में जो बात थी उस समय की बात थी, उस समय हो गई वो बात। अब मान लिया मैं कहीं और प्रोग्रामों में अभी रेवाड़ी होकर आया, मंदिर में घूम के आया, हमारे जो है खोली वाले बाबा हैं वो नाम जी, उनके मंदिर में दर्शन किए, उस दिन शादी की, उससे पहले हम लोग कासगंज में 2 मूर्तियों की स्थापना करके आए। तो अलग अलग दिन की अलग अलग बातें होती हैं। मान लिया किसी मंच पे जाओगे जरूर थोड़ा ना वही बात करें। अब सरधना पे आ जाते हैं। कैसा चल रहा है सरधना? देखिए, जनता ये तय करेगी। मैं तो फिर कहता हूँ कि जनता को सही और गलत में अंतर करना चाहिए। अगर मैं सही हूँ, अगर मैं जनता के विषय पर लड़ रहा हूँ, अगर मैं उनके सुख दुख में खड़ा हूँ, सामने वाले से ज़्यादा आपके लिए काम कर रहा हूँ या उसके आपको महसूस हो रहा है, तो आप मेरी मदद कर दीजिए। और अगर कोई मुझसे ज़्यादा कोई मदद कर रहा है या मेरे से ज़्यादा कोई वहाँ पर रह रहा है, तो मैं निसंकोच ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में 5वें साल चुनाव इसीलिए होता है कि अगर हम लोग कुछ चीज़ गलत करें या कोई दूसरा गलत करे तो जनता अपना निर्णय ले। आपको क्या लगता है, आप खुद को कितने नंबर देंगे? देखिए, मैं नंबर में इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि जैसे कई बार आप हमारे विरोधियों के पास चले जाएं, उनसे हमारे नंबर पूछें तो माइनस में दे दें। लेकिन अगर किसी हमारे से जुड़े हुए व्यक्ति या जो हमसे इत्तेफाक रखता होगा उसके पास जाएं तो क्या पता वो नंबर अच्छे दे दे। तो नंबर की बात मुझे थोड़ी बेईमानी इसलिए लगती है कि ईश्वर जो है मतलब जनता देने वाली है, ऊपर वाले ने क्या सोच रखा हो तो है ही, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा। पिछली बार जब आप लड़े थे तो समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का एक कोलिशन था, तो जाहिरा तौर पे एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन था। वो एक अलग बात है कि
उस वक्त जो फिजा थी वो वक्त हमें ध्यान है जब सहारनपुर से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जी चले थे तो लोनी तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। इतना जनसैलाब सड़कों पे था, लगा कि ये अगर वोट में तब्दील हो गया तो सत्ता परिवर्तन तय है। आखिरी वक्त पे नहीं हो पाया, इक्वेशंस होते हैं चुनाव के। ये जो कॉम्बिनेशन है इससे क्या कोई नुकसान हुआ है इसके टूटने से आपको निजी तौर पे सरधना में, और अगर हुआ है तो आपने उसकी भरपाई का कोई ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि आप देखिए सबसे मजबूत अगर ताकतवर गठबंधन था तो 2019 के लोकसभा चुनाव थे, जिसमें बसपा, कांग्रेस, नहीं बसपा, समाजवादी पार्टी और लोकदल तीनों लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन हम 5 सीटें पाए, लोकदल एक भी सीट नहीं जीत पाई और बहुजन समाज पार्टी 10 पे रह गए। और आप अगर 2024 का चुनाव देखेंगे उसमें कोई गठबंधन नहीं था, कांग्रेस और सिर्फ समाजवादी पार्टी गठबंधन था। हम लोग 37 सीटें लोकसभा की पाए। तो लोगों में बदलाव होता रहता है और मैंने जिस तरह की सोच लेकर काम किया है उसमें समाज का दबा कुचला शोषित वंचित वर्ग, साथ साथ किसान नौजवान बहुत बड़ी संख्या में हमसे जुड़े हैं। और मैं सबसे बड़ी जीत इस चीज़ की मानता हूँ कि कम से कम अगर हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो कोई लोग आगे पीछे से गलत भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जहाँ तक बात पॉलिटिक्स के सामाजिक जीवन की है, मैं आपको स्पष्ट ये बात बता दूं, मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, यही काम। इसके अलावा कोई व्यापार, कोई धंधा, कोई नौकरी, कोई इसके अलावा और कुछ काम नहीं करता हूँ। कोई मन नहीं किया कभी कि कुछ लोग पॉलिटिक्स में आते हैं तो बड़े एसेट्स खड़े करते हैं? अच्छा, आप नहीं सोचते ऐसा कि कुछ, जैसा आपने अभी कहा कि कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस, कुछ लोग। ये मेरा ड्राइंग रूम है मेरे घर का, जिस सोफे पर आप बैठे हैं। तो आपको जैसे एक नॉर्मली लोग मेरा नाम जानते हैं, दूर दूर तक जान रहे हैं, जैसे ईश्वर की कृपा और बाबा साहब की कृपा है, तो मान लीजिए जो जान रहे हैं लोग, तो ये आपको कहीं प्रतीत होता है ऐसा? मैं अपने एक अलग तरह के मन का आदमी हूँ और मेरी सोच में ये है कि जब हम लोग, क्योंकि दुनिया से सबको जाना है, जब इस दुनिया से जाएं। हमने तो विधायक जी आपको बहुत संघर्ष देखा है। 2004 से 10 के बीच में जो संघर्ष था हमने बहुत करीब से देखा भी है। अब जब चूँकि आप विधानसभा पहुँचे 2022 में, हम सोशल मीडिया पे लगातार देखते हैं कि कल आप भरतपुर होते हैं, फिर आप लखनऊ होते हैं, कभी आप हरियाणा पहुँच जाते हैं, फिर मेरठ में होते हैं और उत्तर प्रदेश में अलग अलग है। तो इतनी एनर्जी कैसे आती है आपको, कहाँ से आती है? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मैं सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा शामिल रहता हूं, लेकिन हालांकि ये बात है कि पॉलिटिकल होने के साथ साथ किसी भी व्यक्ति का सोशल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति सोशल होता है तो जुड़ाव हो जाता है। तो मान लिया जैसे जुड़ाव किसी से हो गया और वहाँ पर कोई घटना घट गई तो आदमी का वहाँ जाना लाजमी है। तो मैं कोशिश करता हूँ, एफर्ट्स लगाता हूँ अपने, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर चला जाऊँ। मेरी जिम्मेदारी सरदना के प्रति है, ये बात सही है। सरदना के लोगों ने मुझे चुना, मुझे ये सम्मान दिया, मुझे उस सदन में जाने का मौका दिया। लेकिन साथ साथ क्योंकि हम विपक्ष में मुख्य विपक्षी दल है, मेरी जिम्मेदारी और भी जगह जगह की है। और जैसा कि कहा कि आपने कि भाई ये ताकत कहाँ से आती है, हम लोग बचपन से ही परेशानी दिक्कतों में पले बढ़े हैं और उन परेशानी दिक्कत किसी के जीवन में अगर रहती है तो उनसे व्यक्ति मजबूत होता है। तो हम लोगों को ये मजबूती कुदरत ने दी है और ये कुदरती है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे भी ज़्यादा लोगों के बीच में रह सकें। जब यहाँ आम लोगों से बातचीत होती है तो ये लोग कहते हैं कि अतुल प्रधान जी वेस्ट यूपी के छोटे अखिलेश यादव हैं, ऐसा बोलते हैं। जब वो सरकार में होते हैं तो आपको बोलते हैं कि मिनी मुख्यमंत्री अतुल प्रधान है। तो जिस तरह हम देख रहे हैं पिछले लगभग 4-5 महीनों से, हालांकि 2027 अभी दूर है, तो क्या समाजवादी पार्टी ने 2027 की तैयारी कर दी? देखिए, पूरी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में सबसे बड़ी पार्टी है और विकल्प अगर उत्तर प्रदेश में है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी, ये जनता समझ चुकी है और कई महीने से रेगुलर तैयारी चल रही है। अगर आप हमारी विधानसभा सहित कई अलग अलग जगह देखेंगे तो बहुत हम लोग एक दिन में 12 से 14 घंटे रेगुलरली घूम रहे हैं, जनता के बीच में हैं। और न केवल हम बल्कि समाजवादी पार्टी को आप देखेंगे रेगुलरली काम होते हुए करते हुए देखेंगे।
माननीय अखिलेश यादव जी भी रेगुलर जिलों में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और हम तैयार हैं 2027 के लिए। बीजेपी अक्सर ये बोलती है, वो 80-20 की बात करती है, और हम ये देख रहे हैं पिछले लगभग पिछले अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल से बहुत सारे इशू है सपा के पास में। कभी हम देख रहे हैं कि मिहिर भोज को लेकर कोई विवाद शुरू होता है, कभी देखते हैं कि अब जैसे सांसद रामविलास सुमन ने तो राणा संघ का बयान दिया तो ठाकुर वर्सेस दलित का मामला हो गया। तो ऐसा लग नहीं रहा कि जो है जो 80-20 का उनका नेटवर्क है उसे ध्वस्त करने की ओर समाजवादी पार्टी है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को रास आती है चीज़ 80-20 वाली। हम लोग तो प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग में घूमने वाले व्यक्ति हैं। माननीय अखिलेश यादव जी सभी जातियों का सम्मान करते हैं, लेकिन विपत्ति परेशानी किसी वर्ग पर, किसी जात पर अगर आएगी और किसी गरीब पर, कमज़ोर पर आएगी, तो हम समाजवादी लोग उनके साथ खड़े नजर आएंगे। खास तौर से जो कमज़ोर वर्ग है समाज का, कमज़ोर तबका है, उसके साथ खड़े होने का किसी भी नेता, किसी भी ताकतवर व्यक्ति का धर्म बनता है। और हम लोग एक दल के रूप में हैं, तो जहाँ भी परेशानी, दिक्कत खड़ी करेंगे लोग, और तो निश्चित रूप से हम लोग वहाँ पर रहेंगे। 2027 का क्या माहौल है? 2027 का स्पष्ट माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा इंडिया गठबंधन को तो मजबूत रखेंगे, इसके साथ साथ और भी कोई छोटे मोटे दल, या छोटे मोटे तो नहीं कह सकते, जो भी स्थानीय दल हैं वो आना चाहेंगे, तो उसके लिए भी माननीय अखिलेश यादव जी लगातार काम कर रहे हैं। तो हम लोग सरदाना से विधायक अतुल प्रधान जी से बात कर रहे थे, और चूंकि लगातार आप संघर्ष करते हैं, कोई टाइम से लगातार संघर्ष किया, आप सब भी संघर्ष कर रहे हैं, विधायक हैं, लगातार घूमते हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश जी की कोर टीम है, आप उसके मेंबर हैं। तो हम लोग इनसे बात कर रहे थे आज, तो बातचीत करने के लिए आए थे, तो अलग से एक दिन एक अच्छा उनके जीवन पे जो संघर्ष है, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, कितना संघर्ष किया, उस पर बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना समय निकाल कर आप मेरे घर पर आए, और मैं राजेश जी निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जिस काम पर हूँ, मैं रेगुलरली गरीब, कमज़ोर लोगों के हितों की रक्षा करूँगा। और फिर आपका पुनः धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद विधायक जी।